हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का अर्थशास्त्र भारतीय भवन बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा। हम लोग आगे आने वाले चैप्टर नंबर 6 का भी आंसर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप सभी धैर्य बनाकर बने रहे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस जो अभी से पहले 4 वीडियो अपलोड किया गया है तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न उत्तर बात करेंगे, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर दीर्घ उत्तरीय भी चाहिए, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें। पहले हम लोग लघु उत्तरीय बात करें, अति लघु उत्तरीय बात कर रहे हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। तो ये सभी आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करें। और आप लोग सिर्फ प्ले लिस्ट को चेक करना ना भूलें, वहाँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और भी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और कौन से चैप्टर का आप लोगों को आंसर चाहिए या और कौन से बुक का आप लोगों को आंसर क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शेयर करिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में पूछा गया यहाँ पे कि बिहार में कृषि के पिछड़े होने के 2 कारण बताएं। यानी बिहार में कृषि क्यों पिछड़ा हुआ है, उसका 2 कारण बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे फर्स्ट जो पोजीशन है कि यहाँ के जो कृषक कहें तो किसान मानसून पर निर्भर होता है। और सेकेंड, यहाँ जो सिंचाई की सुविधा है वो अच्छा नहीं है, सिंचाई की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण जो किसान है वो अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि बिहार में मतलब 55% से प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर नलकूपों की सहायता से ही सिंचाई की जाती है खेतों को, जिसके कारण यहाँ पे जो फसल उत्पादन की क्रिया है उसमें ये बाधा सिंचाई बहुत बड़ी है। ठीक है ना। मानसून कहने का मतलब हम लोग बरसात के सीज़न पर निर्भर होते हैं, बारिश आएगा तो हम लोग फसल को उपजाएंगे। तो ये सारे चीज़ों को बिहार में बहुत सारे जो कृषि के क्षेत्र में है वे पिछड़े होने के कारण हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि बिहार सरकार की 2006 की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था। कहने का इसका मतलब है कि जब बिहार सरकार 2006 में कृषि नीति लाया था तो उस कृषि नीति लाने का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी वो क्यों लाया था। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि राज्य की कृषि भूमि का समुचित उपयोग करना, ठीक है ना, ताल और दियारा क्षेत्र की भूमि का समन्वित विकास करना, कृषि का यंत्रीकरण तथा 2013 तक खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर दोगुना कर देना था। यानी 2006 के कृषि नीति का मेन रीजन था या मुख्य लक्ष्य था कि जो भी कृषि भूमि है उसको पूरा उपयोग किया जाए। जो भी ताल तलैया या दियारा क्षेत्र भूमि है उनमें भी विकास करके कृषि योग्य वो मतलब जो भूमि है उसको भी बनाया जाए। साथ में कृषि को यंत्रीकरण कहने का मतलब है कि मशीन, ठीक है ना, मशीनों के द्वारा कृषि कार्य को किया जाए। जैसे कहने का मतलब सिंचाई के साधन है तो उसमें भी मशीन का इस्तेमाल किया जाए। अगर खेत जोताई की बात करें तो उसमें भी मशीन, काटने की बात उसमें भी, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि को अधिक से अधिक उत्पादन देना, ठीक है ना। और 2013 तक का जो खाद्यान्न फसल है उसकी उत्पादन 2006 से पहले की अपेक्षा सीधे दोगुना करना था। ये 2006 की कृषि नीति थी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से पूछा गया है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम बताएं। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में बिहार का मतलब पूरे कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक तो आपका होगा खाद्यान्न फसल और सेकंड आपका व्यापारिक फसल या कह सकते हैं व्यावसायिक फसल, ठीक है ना। खाद्यान्न फसल जिसको हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं, और जो व्यावसायिक हैं उनका उपयोग हम लोग व्यवसाय यानी खरीद बिक्री करने में हम लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको खाने वाले फसलों का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो जो प्रमुख हैं, जिनमें आप धान देख सकते हैं, ये बहुत प्रमुख है। गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा और दालें। दालें कहे तो यहाँ पे सभी रबी फसल के अंतर्गत जो भी दालें आते हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझोगे, आखिर खाद्य का सुरक्षा करना, जो खाने वाला फसल है उनको सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। तो आइए हमने लिखा है उत्तर में, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय देश के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सभी लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच तथा उसे खरीदने की क्षमता से है। आप समझ सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ है वो सभी लोगों को उपलब्ध होने चाहिए, साथ में सभी लोग उस खाद्यान्न तक, यानी जो खाद्यान्न फसलें हैं वहाँ तक उनकी पहुँच होने चाहिए। नहीं कि कुछ लोगों को खाद्यान्न फसलें मिल रही हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल रही, जिनसे उनका जो कुपोषण है, कुपोषण के शिकार हो जा रहा है, या उनकी जो खाने की प्रक्रिया है या जो उनको अनाज है वो नहीं मिल पा रहा है और वो भूखे रह रहे हैं। ऐसा नहीं होने चाहिए। और साथ में सभी के पास क्षमता होने चाहिए उस खाद्यान्न फसल को खरीदने के लिए। ये नहीं कि चावल कर दिया जाए 400 रुपये किलो तो गरीब लोग तो यहाँ पे खाने के लिए तरस जाएंगे। तो यही रीजन है, इसी को हम लोग कहते हैं खाद्य सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में पूछा गया है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो खाद्य असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं, तो ये शहरी क्षेत्रों में बहुत कम आय वाले, ठीक है ना, बहुत कम आय वाले व्यवसाय या धंधे में लगे व्यक्ति तथा दैनिक मजदूर का परिवार खाद्य असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आप, ये जाहिर सी बात है, जिसके पास कम आय है, जिसके पास पैसा नहीं है, वे लोग अपने जो खाद्य पदार्थ है उनकी वो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो स्टॉक कर सकें। जैसे आज मान लो कि दाल 40 रुपये केजी है, तो जो कम तबके वाले लोग हैं या जिनकी आय कम है वो जितना रोज़ खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे। लेकिन जिनके पास आय ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो दाल 4 केजी के जगह पे वो 15 केजी खरीद कर रख देंगे, ताकि फ्यूचर में जब उसका रेट बढ़े तो वो इसका उपयोग कर सके उसी रेट से। तो ये ज़्यादातर कम आय वाले जो व्यवसाय करते हैं उनको या मजदूरों को खाद्य असुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में पूछा गया है, भारत के किन राज्यों में खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है, यानी कि वो भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खाद्य असुरक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भैया बिहार तो मतलब शामिल होगा ही होगा, और भी हैं राज्य, जैसे कि देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। आपने देख लिया ना, इसको नोट कर लेना है अपने नोटबुक पे वीडियो वॉइस करके। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा गया कि अकाल से आप क्या समझते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि लग रहा है कि इस बार अकाल पड़ेगा। तो अकाल का मतलब क्या होता है। जनरली आप लोग समझते हैं कि अकाल का मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अकाल का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों की भूखमरी से बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, उसी को हम लोग अकाल कहते हैं। अच्छे से समझिए, यानी लोगों को यानी उनको भोजन नहीं मिलता है जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि अकाल का मतलब धूप उगना या कड़ा तेज धूप उगना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी हम लोग इसको MSP भी बोलते हैं, मिनिमम, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा है MSP। देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर क्या किया जाता है, सरकार किसानों से फसल खरीदते हैं, ठीक है ना। जो सरकार है वो किसान से क्या करती है, फसल खरीदती है, और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। यानी इसका मतलब समझो क्या कहता है, इसका मतलब पूरा निचोड़ समझे तो कहता है ना कि MSP क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो यह एक सरकार के द्वारा खरीदा जाने वाला एक प्रक्रिया है
जिसमें सरकार किसानों से जो उसकी उत्पादन होती है उससे वह 1.5 गुना ज़्यादा, कहने का मतलब अगर 1.5 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है तो सरकार उससे 4.5 रुपये लेगा, ठीक है ना। 1.5 गुना यानी 3 रुपये लेगा, ठीक है ना। तो 3 रुपये वो सरकार ले लेगा किसानों से अनाज, और वो किसान से अनाज जो लिया जाता है उसको सरकार स्टॉक कर लेती है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि निर्गम मूल्य किसे कहते हैं। निर्गम मूल्य आपको बताना है, निर्गम मूल्य किसे कहते हैं। तो देखो, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसके बाद जो स्टॉक करता है सरकार अनाज को या जो फसल को जो लिया था उसी को वो फिर से रिटर्निंग दे देता है। जैसे कि हम लोग को राशन वगैरह मिलता है ना, तो यहीं पे वो रिटर्निंग कर देता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सरकार द्वारा संग्रहित अनाज का देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों तथा निर्धन परिवारों के बीच बाजार से कम मूल्य पर वितरण करने की जो पद्धति है उसी को बोला जाता है निर्गम मूल्य। समझ में आने चाहिए। निर्गम मूल्य किसे कहेंगे, तो सरकार क्या करेगा, जो भी अनाज आपसे लिया, ठीक है ना, और उसी को फिर आपको रिटर्निंग देगा। लेकिन आपसे अगर वो 3 रुपये केजी लिया तो रिटर्निंग जब करेगा तो वो 1.5 या 2 रुपये के करीब करेगा। क्यों? क्योंकि सरकार इसलिए स्टॉक करता है कि जहाँ पे अभाव है या जहाँ पे निर्धन परिवार है तो उनको भी भोजन मिलने चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों और कब अपनाई गई, ये आपको बताना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब और क्यों अपनाई गई। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से इसका उत्तर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि निर्धनता से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की है और इसकी स्थापना सरकार ने 1997 में करी थी। आपको दोनों चीज़ का उत्तर मिल गया। क्यों करी गई, तो ये गरीब परिवारों को सुनिश्चित कराना है कम यानी एकदम मिनिमम पैसा में या मिनिमम रुपया में कह सकते हो, गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध करा दिया जाए, और इसकी जो स्थापना करी गई वो 1997 में करी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि अन्नपूर्णा योजना क्या है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना क्या है, तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है कि अन्नपूर्णा योजना 2000 में प्रारंभ किया गया असहाय वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क दिया जाने वाला एक खाद्यान्न वितरण प्रणाली है। ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा क्या है, तो ये वृद्ध लोगों को दिया जाता है जो असहाय हैं या जो कह सकते हैं पूरी तरीके से लाचार हैं, और उनको ये जो दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना, इसके अंतर्गत कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में अनाज दिया जाता है। और आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि अन्नपूर्णा योजना के थ्रू कितना अनाज दिया जाता है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यदि आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में कहा है कि समाज के निर्धनतम व्यक्तियों के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा की कौन सी योजना आरंभ की है। तो देखो, इसका सही जवाब होगा अंत्योदय योजना। अंत्योदय जो योजना है, इनके थ्रू सरकार क्या करता है कि एकदम गरीब से गरीब परिवारों को, ठीक है ना, गरीब से गरीब परिवारों को क्या करता है, राशन देता है, भोजन देता है, या कह सकते हो अन्न देता है, जिसमें 35 केजी अनाज देने की प्रावधान किया गया है। और जिसमें गेहूं की रेट बात करें तो 2 रुपये और चावल की बात करें तो 3 रुपये। इतना कम रेट में सरकार गरीबों को यानी निर्धनतम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से हम लोगों का लघुतरीय क्वेश्चन आज हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग लघुतरीय प्रश्नों को बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।